जो पीरियड आप मार्क्सवादी ये समझ रहे थे कि किसानों को ख़त्म हो जाना चाहिए 2007-8 में, 6-7 में सिंगूर और नंदीग्राम भी हो गया और किसान तो ख़त्म नहीं हुए लेकिन वो सरकार ख़त्म हो गई। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है। किसानों की तो डेस्टिनी है कि वो मजदूर बनेंगे। इस मुल्क में हर शख्स जो है वो अपनी बिरादरी अलग बताता है, अपनी जमात अलग बताता है। यहाँ कोई कॉमन इतिहास लिखना ये मुमकिन नहीं है। पृथ्वी एक धरती जो है वो इस कगार पे आ गई है, इस क्राइसिस के इस कगार पे आ गई है सिर्फ 20% लोगों की ज़िंदगियों को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए। जो न्यूमरल्स आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका डेसिमल सिस्टम है, वो सब यहाँ से हिंदुस्तान से पहले अरब गया, उसके बाद वहाँ से यूरोप गया हो। लेकिन मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि वो मुसलमान हैं। ईसाई भी आप बता सकते हैं कि कौन ईसाई है। सिख भी आप बता सकते हैं कौन है। हिंदू कौन है ये बताना इम्पॉसिबल था। आप अगर कभी अंबेडकर को पढ़ें तो आपको समझ में आया कितना सीरियस क्रिटिक है नेशनलिज्म का उसमें। वो वर्गीकरण किसी और आधार पे भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने माना कि ये सब पिछड़े हुए देश हैं, यहाँ धर्म ही सब कुछ है, तो धर्म के आधार पे ही होना चाहिए। मुझे दरअसल जो मौजू दिया गया है आज के लिए, द इंडियन डेस्टिनी ऑफ यूरोपियन आइडियाज एंड लुकिंग फॉर आवरसेल्व्स इन यूरोपियन मॉडर्निटी, तो ये ख़ास तौर से मॉडर्निटी और मार्क्सिज्म यहाँ दो मेन पद हैं जिन पे, दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिन पे बातचीत होनी है। लेकिन मैं मतलब ये पूरा कैनवास इतना बड़ा है कि मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मुख्तसर में कुछ बातों को रखूँ, कुछ बातें फिर बाद में मैं बातचीत के लिए छोड़ दूँ। उम्मीद है कि हम लोग बाद में आगे सवाल जवाब कुछ और डिस्कशन भी कर सकेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि यूरोपियन आइडियाज़ से गुरेज क्यों है, ये एक सवाल है और हो ही सकता है क्योंकि आज तक हम लोग उसी रास्ते पे चलते आए हैं। तो थोड़ा मुख्तसर में ये बात मैं कर दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरा मानना ये नहीं है कि डिकोलोनाइजेशन हमें इसलिए करना है कि हमें कोई अपनी बहुत ऑथेंटिक भारतीय विचार ढूंढने हैं। और भारतीय विचार आमतौर पर ढूंढने का मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे हिंदू अतीत में जाकर घुस जाएं, कहीं वेदों में, वेदांत में, उपनिषदों में, जिसमें कि बाकी के हिंदुस्तान की कोई जगह रह नहीं जाती। ये जितना आप अतीत में पीछे जाएंगे, ये ऐसा है गंगोत्री जैसे निकलती है गंगा से तो वहाँ इतनी सी होती है। वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान वो है जो आके समंदर बनता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उसमें बाकी हिंदुस्तान की जगह है नहीं। वो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, किसी की जगह नहीं है। तो इसलिए डिकोलोनाइजेशन के मायने ये नहीं है कि हम जाके किसी अपने अतीत के गौरव को, पहली बात तो ये है कि उस अतीत के गौरव तक आप जा नहीं सकते। वो जाने के रास्ते हैं नहीं आपके पास, क्योंकि ये एक ऐसी सभ्यता रही है जिसमें यादाश्त के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अजीब लग सकती हैं आज सुन के कि 19वीं सदी के आखिर तक हमें इल्म ही नहीं था, ना तो जिसे बाद में बड़ा हिंदू राजनीति करने वालों ने हिंदू स्वर्ण युग कहा, गुप्ता काल है, मौर्य काल तो खैर एक तरह से क्योंकि निचले तबकों का, निचले जातियों का शासन था या साम्राज्य था, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं होती। लेकिन गुप्ता काल को ये स्वर्ण युग मानते हैं। बाद में बुद्धिज़्म के इतिहास को जो निकाला गया वो भी दरअसल 2000 वो भी 19वीं सदी का आखिरी दशक और उसके बाद 1905-6 के आसपास ये सारी चीज़ें निकल के हैं। सारनाथ वारनाथ की खुदाई भी उसी वक्त हुई। तो ये सारा जो है ये हमारे सामने आया है। जिस हिंदुस्तान के इतिहास को आज हम कहते हैं कि हमारा गौरव का इतिहास है, ये उससे पहले था नहीं। हमारे यहाँ ये विलुप्त हो चुका था, विस्मृत हो चुका था।
और भी दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद अब हम 5000 साल की सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन पहली बार सिंधु घाटी की सभ्यता की बारे में हमें पता लगा 1924 में। उसकी पहली कुछ खुदाई रेलवे के लिए करते हुए, जब ब्रिटिश कॉलोनियल शासकों ने रेलवे के लिए खुदाई करते हुए कुछ जगहों पे उसके कुछ अवशेष पाए, तो उसके बाद फिर खुदाइयाँ शुरू हुई। और उन खुदाइयों के शुरू होते होते 1924 तक जाके ये तस्वीर बनी कि एक बहुत पुरानी सभ्यता यहाँ हुआ करती थी, जो वेदों से भी पहले की है। हमारे हिंदू सियासत करने वाले लोग तो उसे कहते हैं कि वो भी वैदिक सभ्यता है, लेकिन उसका इन दोनों के बीच में बहुत लंबा फासला है, कोई 1000 साल का फासला है। तो लेकिन बहरहाल ये उस अतीत तक पहुंचने की कोई हमारे पास रास्ता है नहीं। ये जिस अतीत का गुणगान आज हम करते हैं, ये सारा का सारा दरअसल कॉलोनियलिज्म के आने के बाद, एशियाटिक सर्वाइवल एशियाटिक सोसाइटी बनने के बाद, कुछ उससे पहले मैक्स मुलर वगैरह के काम से इन लोगों से निकल के आया है। तो इसलिए पहले तो इस बात को मैं अलग रख देना चाहता हूँ कि डिकोलोनाइजिंग का मतलब किसी अतीत तक जाने का है। हमारे लिए डिकोलोनाइजिंग का सवाल इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, और यूरोपीय विचारों से गुरेज अपने आप में नहीं है। मतलब मैं ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें यूरोप की जो हैं वो आज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत से विचार आज भी ज़रूरी हैं, जिसमें मॉडर्निटी के भी कुछ पहलू हो सकते हैं, जिसमें मार्क्सवाद के भी कुछ पहलू हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो किस्सा आज तक हम लोग सुनते आए हैं, मॉडर्निटी का भी और वो बजरिए मार्क्सवाद भी हम लोगों के सामने आया है, उस किस्से में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। और गड़बड़ियाँ इस मायने में हैं कि दरअसल हम लोगों ने एक तरह से मान लिया, जो हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, बहुत सीधी सी कहानी है कि पहले वो कुछ अंधकार मध्ययुग हुआ करते थे, और उस अंधकार मध्ययुग में, तो ये एक बहुत सीधी सी लंबी सी कहानी हम लोगों को बताई जाती है। और उस कहानी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस अंधकार मध्ययुग की बात होती है, डार्क मिडिल एजेस की बात होती है, वो दरअसल सिर्फ यूरोप के डार्क मिडिल एजेस थे, वो हमारे नहीं थे। अगर आप उस मिडिवल पीरियड को देखें तो तकरीबन 9वीं सदी से लेके और 8वीं 9वीं सदी से लेके और 12वीं सदी तक पूरा वेस्ट एशिया जो है वो कल्चरल और साइंटिफिक दोनों स्तर पे नई ऊंचाइयां हासिल करता। कोपरनिकस जिस मॉडल को, एस्ट्रोनॉमी के जिस मॉडल को लेकर काम करते थे, वो मॉडल जो है वो दरअसल अरब का मराघा स्कूल और अल शातिर नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, अल शातिर के मॉडल्स को लेकर कोपरनिकस काम किया करते थे। और जो न्यूमरल्स आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका डेसिमल सिस्टम है, वो सब यहाँ से, हिंदुस्तान से पहले अरब गया, उसके बाद वहाँ से यूरोप गया। जो दुनिया की बहुत बड़ी कहना चाहिए कि कॉलोनियलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी इजाद थे, प्रिंट टेक्नोलॉजी, गन पाउडर और कंपास दिशा दिखाने के लिए, ये चीन में पैदा हुए। तो ये जो बाकी की दुनिया थी, यहाँ पे बहुत कुछ उस वक्त हो रहा था, मिडिवल पीरियड में भी और उससे पहले भी। यहाँ वो अंधकार नहीं था। खुद हमारे देश में अगर हम देखें, हमारे मुल्क में देखें, तो बहुत कुछ यहाँ पे मिडिवल पीरियड में ऐसा हो रहा था जिसका कि आप उससे तुलना ही नहीं कर सकते। तो ये जो पूरी सेकुलरिज्म की बात शुरू होती है, वो इस तरह से ही शुरू होती है कि वहाँ यूरोप में चर्च का और राज्य का ऐसा फ्यूजन था कि उसकी अलहदगी के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता था। हमारे यहाँ कभी वो फ्यूजन था ही नहीं। हमारे यहाँ कभी भी कोई भी राजसत्ता जो है वो किसी धर्मशास्त्र के आधार पर नहीं चली। वो न तो तथाकथित हिंदू शासनों में चली और न कहीं और चली। तो एक तो यह है कि ये पूरी कहानी जो है उसमें ऐसा लगता है जैसे कि बाकी दुनिया जो है वो अंधेरे में थी, और जब उनका एनलाइटनमेंट आया, उनका प्रबोधन आया, तो फिर हमें भी कुछ रोशनी मिल गई उसकी, और उस रोशनी से हम लोग भी थोड़ा सा
अपने अंधकार के गर्त से निकल पाए, लेकिन ऐसा है नहीं। जो असली बात आज निकल के आती है सामने वो ये है, और अब बहुत बहुत काम और जगहों से हो रहा है। सुमेल भाई ने पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जिक्र किया था। एडवर्ड सईद के पोस्ट कॉलोनियल के बाद, ओरिएंटलिज्म किताब के बाद जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का सफ़र शुरू हुआ, वो एक दौर था जब एक तरह से वेस्टर्न नॉलेज का क्रिटिक पेश किया गया। लेकिन अब जिस हम दौर में हैं वहाँ सिर्फ क्रिटिक काफ़ी नहीं है, वहाँ अब नई शोध से नई चीज़ें और एक तरह से एक नया नॉलेज प्रोडक्शन हो रहा है। और उससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि दूसरी कहानी जो हम लोगों को कैपिटलिज्म के बारे में, पूंजीवाद के बारे में समझाई गई कि ये यूरोप के अंदर सामंतवाद के अंदर जो क्लास स्ट्रगल था, प्रोडक्शन फोर्सेस का डेवलपमेंट और क्लास स्ट्रगल, और उस सब के ज़रिए समाज परिवर्तित हुआ और सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ा। अब ये पूरे अफ्रीकन स्कॉलर्स वगैरह की तरफ से, लैटिन अमेरिकन स्कॉलर्स की तरफ से इसे बहुत सीरियसली चैलेंज किया जा रहा है कि दरअसल ये कहानी यूरोप की अंदरूनी कहानी नहीं है। न तो इसके विचार यूरोप के अंदर से पूरी तरह से आए हैं, यूरोप ने बहुत कुछ किया उनके साथ, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया बहुत कुछ विचार जो हैं वो बाहर से आए, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से आई, बहुत सारे वो टेक्निक्स जो बाद में कैपिटलिज्म ने इस्तेमाल किए वो भी मेडिटेरेनियन वगैरह का जो पूरा तिजारती वो था, उस प्रैक्टिसेस थी, उसमें से निकल के आया। तो ना तो वो बात सही है, और दूसरे न ये बात सही है कि दरअसल वो दौर वो था जहाँ आधी दुनिया को आपने गुलाम बनाया, और उसके बिना यूरोप के अंदर कैपिटलिज्म नहीं हो सकता था। ये अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बिना कैपिटलिज्म नहीं हो सकता था। जो नए नए जो न्यू वर्ल्ड उस वक्त इजाद किया, वो आपने डिस्कवर किया अमेरिकाज में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में, उनको कॉलोनाइज किए बिना यूरोप आज वहाँ नहीं हो सकता था जहाँ है। बहरहाल, तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, वो ये है कि जो हम लोगों के लिए आज जो सवाल है, और आज ख़ास तौर से क्लाइमेट क्राइसिस के संदर्भ में है, देखने को मिलता है कि ये जो रास्ता हमें यूरोप से दिखाया जा रहा था अब तक, ये अब अपने क्राइसिस लिमिट तक पहुंच गया है। इसके पास इसका सलूशन नहीं है। जिनसे हम सलूशन की आस रखते हैं वहाँ सलूशन है नहीं। उसका सलूशन अब जो बहुत सारे ग्लोबल साउथ के हमारे शोधार्थी और स्कॉलर्स बात कर रहे हैं, वो एक तरह से अपनी परंपराओं, अपने थॉट ट्रेडिशंस की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ उसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो मॉडर्निटी के आने के साथ जिस तरह से एक ह्यूमन और नेचर का डिवीज़न हुआ, या और तरह के जो डिविजन्स, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, मैं यहाँ तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन उस सब की वजह से जो नेचर का दोहन पहले वहाँ हुआ और उसके बाद बाकी दुनिया में हुआ, वो एक तरह से उसके लिए कॉन्स्टिट्यूटिव है। उससे निकलने का इनके पास कोई रास्ता है नहीं। वो रास्ता अगर निकलेगा तो वो कुछ दीगर ट्रेडिशन से ही निकल सकता है, और इसलिए ये सवाल आज अहम हो जाता है। दूसरी ये है कि इस संदर्भ में हमें देखना कि ये भी ज़रूरत है कि जो हम लोग अब तक मानते आए हैं, ख़ास तौर से अगर हम या इसको मैं थोड़ा अलग से कहूँ कि हम लोग जो मानते आए हैं कि जिस तरह से या जिस रास्ते से यूरोप जहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आज पूरे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के संदर्भ में एक पृथ्वी, एक धरती जो है वो इस कगार पे आ गई है, इस क्राइसिस के इस कगार पे आ गई है, सिर्फ 20% लोगों की ज़िंदगियों को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए, कि अगर बाकी 80% लोगों की ज़िंदगियां भी उस स्तर पे पहुंचानी है तो आपको कम से कम 4 और धरतियों की ज़रूरत होनी है। वो है नहीं आपके पास।
तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है, ये सवाल नहीं है हमारे सामने, ये संभावना जो है ये है ही नहीं। एक तो या तो ये है कि हम सबके सब एक साथ, जिसे आज ये कहा जा रहा है कि एक सिक्स्थ एक्सटिंक्शन की तरफ ये प्लेनेट बढ़ रहा है, और जिसमें इस बार केंद्रीय जिम्मेदारी ह्यूमंस की, इंसानों की होगी। इससे पहला एक्सटिंक्शन हुआ था जो डायनासोर्स के ज़माने का दो बिलियन साल पहले, उस एक्सटिंक्शन में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब जो है वो जिम्मेदारी इंसानों की ही होनी है। अगर हम उससे निकलना चाहते हैं तो हमें इस यूरोप से मिले इस नज़रिए से पूरी तरह से अपना रास्ता अलग करना होगा, ये पहली बात है। तो वो संदर्भ मैं थोड़ा सा दिमाग में रखना चाह रहा था। उससे पहले मैं, उसके बाद मैं दो तीन चीज़ें दरअसल उठाना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब हम मॉडर्निटी और मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो इन दोनों पदों को थोड़ा सा इस तरह से समझना चाहिए। दोनों में एक जगह पे एक समानता है कि दोनों यूरोप से आते हैं, एक जगह पे बहुत बड़ा फ़र्क भी है। मॉडर्निटी का हमारे यहाँ इतिहास जो है वो एक तरह से कॉलोनियल इम्पोजिशन का इतिहास है, वो हमारे ऊपर थोपा गया इतिहास है, और उसके थोपे जाने के कई सारे पहलू हैं। मैं उनकी भी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे कहें तो पहली बार एक तरह से रूल ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे रंजीत गुहा कहते हैं, रूल ऑफ प्रॉपर्टी, वो यहाँ इस्टेब्लिश होती है। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट के ज़रिए ज़मींदारों की एक पूरी की पूरी जमात तैयार होती है, और उस तरह से जो कैपिटलिज्म की नींव डालने की कोशिश उस दौर में होती है। और वही दौर है, कल मैं सुनील भाई से आते हुए कह रहा था कि ये मुल्क ऐसा है जहाँ 3000 साल में डिसेंट के नाम पे या विद्रोह के नाम पे भक्ति हुई है। सिर्फ हमने कभी यहाँ उस तरह के बड़े डिसेंट या बड़े विद्रोह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं वो कॉलोनियल पीरियड में मिलते हैं, क्योंकि जब उपनिवेशिक शासकों ने आके आदिवासियों की ज़मीनों को और उनके जंगलात को अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया, तब वो विद्रोह शुरू हुए। और ज़्यादातर जो विद्रोह हैं वो या तो आदिवासियों के विद्रोह हैं या उस वक्त के किसानों के विद्रोह हैं जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी। तो उस पर मैं आता हूँ आखिर में। लेकिन एक ये रूल ऑफ प्रॉपर्टी है, दूसरा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रेडिशन। इसकी भी मैं बहस बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि वो ट्रेडिशन या वो इतिहास हमें हासिल नहीं है, उसका एक पहलू ये भी है कि जो यहाँ आके उन्होंने अपने कॉलोनियल शासकों ने जब हिंदुस्तान के बारे में ज्ञान पैदा करना शुरू किया, तो उन्हें ये हुआ कि भाई हमें जिनके ऊपर शासन कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। तो वो जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए पहले उन्होंने एक तरह से, जैसे हम लोग एथनोग्राफी करते हैं, ऐसे एक स्कॉलर ने एथनोग्राफिक स्टेट कहा कि वो जा के लोगों से बातचीत करके उन लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा कर करके इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि दरअसल इम्पॉसिबल है। इस मुल्क में हर शख्स जो है वो अपनी बिरादरी अलग बताता है, अपनी जमात अलग बताता है, या कोई कॉमन इतिहास लिखना ये मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को एम्प्लॉय किया और उनसे फिर ट्रेडिशन के बारे में क्या उनकी समझ है उसके आधार पे एक कोडिफिकेशन किया। वो ज़्यादातर जो है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का, तो उस जरिए पहली बार यहाँ का ट्रेडिशन जो है वो टेक्सचुअलाइज हो गया और ब्राह्मणाइज हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व पहले नहीं था, वो ज़रूर था, लेकिन वो वर्चस्व उस तरह का नहीं था जो कॉलोनियलिज्म के आने के बाद हुआ। क्योंकि उसके बाद हुआ ये, अगर आप मनोज मित्ता की जो हाल में किताब आई थी, जर्नलिस्ट हैं दिल्ली में, उनकी कास्ट प्राइड करके किताब आई थी मोटी सी, अगर उसमें देखें उन्होंने सारे केस जो हैं जाति को लेके, वो शुरुआत से 18वीं सेंचुरी के आखिर से लेके उन्होंने वो सारा ट्रेस करने की कोशिश की है, जो कॉलोनियल लेजिस्लेटर्स में और अदालतों में और लेजिस्लेटर्स में
बहस के लिए आए, और उनके ऊपर जो राय उस वक्त दी गई वो राय दरअसल एक तरह से बाद में ऑथेंटिक हिंदुइज्म मान लिया गया, और उन राय देने का एक पीरियड के बाद वो राय देने का आधार भी जो था वो ट्रेडिशन था जो ब्राह्मण्स का टेक्सचुअलाइज्ड वर्जन उन्हें हासिल हुआ। तो ये इसलिए भी एक और मसला था जिसकी वजह से कि एक बहुत बड़ी तब्दीली उस 100 साल में आई। तीसरा जो इसका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पूरे के पूरे समाज दरअसल किंडरगार्टन में रख दिए गए। हम लोगों की अपनी ज़बानों का कोई महत्व नहीं रह गया, हमें सबको ABCD शुरू से सीखनी पड़ी। ABCD के साथ पूरी दुनिया को समझने जानने की उनकी वोकेबुलरी सीखनी पड़ी, उनकी शब्दावली में दुनिया को जानना समझना उसकी व्याख्या करना पड़ा। और उसके साथ साथ जो लीगल और जुरिडिकल या कानून के स्तर पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, इसके बरक्स अगर मार्क्सवाद का इतिहास देखें तो ये कॉलोनियल इम्पोजिशन का इतिहास नहीं है। मार्क्सवाद को यहीं के जो उभरता हुआ आप रेडिकल एलीट कह सकते हैं, जो उस मायने में रेडिकल, लेकिन एक तरह से ये था कि जो बदलाव चाहता था, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ बौद्धिक औजार भी ढूंढ रहा था, वो एक तरह से मार्क्सवाद को लेके आए। तो उनका वहाँ पे ये कोई थोपा हुआ नहीं था। यहाँ पे मार्क्सवाद से जो रिश्ता बना वो बिल्कुल अलग किस्म का रिश्ता है। उसमें बेशक बाद में दूसरी दिक्कतें आई, उन पर मैं थोड़ा बात करूँगा, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि आप में से बहुत से लोग शायद अगर लेफ्ट से या उसके इतिहास से वाकिफ़ हैं तो या वाबस्ता हैं तो आप जानते ही होंगे कि अभी कम्युनिस्टों में बहुत लंबे समय से ये बहस तलब हिस्सा रहा है या सवाल रहा है कि उसकी जन्म की तारीख कौन सी तय की जाए। तो CPIM वगैरह वाले मानते हैं कि 1920 को इसका जन्म की तारीख मानी जाए, क्योंकि वो पहली बार ताशकंद में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अब्रॉड बनी वो 1920 उसकी तारीख 1920 है। CPI वाले मानते हैं कि ये 1925 में कानपुर वाली कॉन्फ्रेंस में बनी। जी, अब अपने आप में ये बहुत सीधी साधारण सी दिखने वाली एक बहस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान दरअसल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाती हैं। मतलब अगर आप 1925 का इतिहास को इसका शुरू मानते हैं तो क्या तस्वीर बनती है, और 20 को मानते हैं तो क्या तस्वीर। मैं इसको CPIM के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मेरा इसमें यह है कि अगर आप वो दौर देखें तो ये एम.एन. रॉय जो ताशकंद में थे और जिनकी देखरेख में तो कम्युनिस्ट पार्टी बनी, क्या कम से कम उसका दस्तावेज पहले साइन हुआ, उनके मेमोइर्स में भी ये चीज़ उतनी साफ नहीं निकल के आती है जितना कि आप मुजफ्फर अहमद के जब मेमोइर्स पढ़ते हैं, उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं तो उसमें दिखाई देती है कि ये पूरा जो दौर था 1920 से पहले का, वो दौर वो था जिसमें ग्लोबल इस्लाम के तो दो ऐसे फेजेस में यहाँ से लोग गए। पहला था 1915 के आसपास जब मौलाना उबैदुल्ला सिद्दीकी जो सिंध से थे, सिंधी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, तो वैसे वो सियालकोट से थे, बाद में वो इस्लाम कबूल के, उसके बाद फिर वो पहले सिख थे, और उसके बाद फिर वो वहाँ से उन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया लोगों को जिहाद करने के लिए उपनिवेशिक शासन के खिलाफ, और बहुत सारे यूथ जो हैं यहाँ से गए। वो 1915 के आसपास का किस्सा है। उसके बाद 1920 में यहाँ से मुहाजिर नाम से एक हिजरत करने के लिए, और जो एक तरह से ओटोमन खिलाफत की हिफाजत के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ से गए। अफ़गानिस्तान के अमीर के न्योते पे उन्होंने भी यहाँ से जाके पाया कि दरअसल इन लोगों की जो
अफ़गानिस्तान के शासक हैं या उन लोगों को कोई इसमें दिलचस्पी है नहीं दरअसल, लेकिन तब तक उनको रूसी इनकलाब की खबर मिल चुकी थी। तो उनमें से कई लोग जो हैं वो रूस पहुंचते हैं दोनों तरफ से, जो पहले मौलाना अबेदुल्ला सिंधी के इंस्पिरेशन से गए थे और जो बाद में गए, ये लोग सब वहाँ पहुँचते हैं। ये पूरा इतिहास जो है ये एक ऐसा इतिहास है जो हिंदुस्तान में कम्युनिज्म की प्री हिस्ट्री कही जा सकती है, जिसका अगर आप ठीक से समझना चाहें तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा एक एमिन रॉय अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि पहली बार जब ये लोग आए वहाँ ताशकंद में उनसे मिलने और उनसे बात हुई, तो इस्लाम के लिए तो ग्लोबल उम्मा था ना, उनके लिए कोई कौमी राज्य राष्ट्र राज्य वगैरह वाला तसव्वुर जो है वो कोई माने नहीं रखता था। तो वो लोग उनसे मिले तो उनको ये इनकलाब वाली बात बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि यही तो दरअसल इस्लाम भी चाहता है कि बराबरी हो और एक ग्लोबल तसव्वुर में हो। तो बोले कि वो सारे के सारे जो हैं वो रातों रात कम्युनिस्ट बन गए। तो ये वो दौर था जब दरअसल कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरफ जाने वाले लोग जो हैं ये किसी यूरोपियन उससे मुतासिर होकर नहीं गए थे, ये लोग अपनी ज़रूरतों से गए थे। और जिस मार्क्सवाद से इनका साबका हुआ वो मार्क्स का या वेस्टर्न यूरोप का मार्क्सवाद नहीं था, वो रूस का मार्क्सवाद था। और रूस में 1920 तक ऑलरेडी कॉमिंटर्न की सेकेंड कांग्रेस के बाद नेशनल कॉलोनियल क्वेश्चन जो है वो एकदम केंद्र में आ चुका था। और लेनिन की पहल पर, ये आप जानते ही हैं कि एक तरह से वर्ल्ड रेवोल्यूशन का पूरा तस्वुर बदल गया। शुरुआत में वो कुछ समय इंतज़ार करते रहे कि यूरोप में क्रांति होगी, लेकिन समझ में आ गया बहुत जल्दी कि यूरोप में क्रांति नहीं होने जा रही। जहाँ हो रही है, जहाँ दरअसल क्रांति की पहल दिखाई दे रही हैं, वो ग्लोबल साउथ है, वो उपनिवेशित दुनिया है। और वहाँ से नेशनल कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर लंबी तवील बहस शुरू हुई कॉमिंटर्न में। तो वो जो सिलसिला है, उसकी वजह से जिस मार्क्सवाद से इनका साबका हुआ, वो मार्क्सवाद सिर्फ एंटी कैपिटलिस्ट नहीं था, वो एंटी इंपीरियलिस्ट था। और उस एंटी इंपीरियलिस्ट में नेशनल लिबरेशन का एक बहुत बड़ा रोल था। नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स या अगर उस हिसाब से देखें उस वक्त के जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स हैं, तो ज़्यादातर पिछड़े हुए देशों में हो रहा था, जहाँ कैपिटलिज्म का उस वक्त तक ज़मीन नहीं बनी थी। तो इसमें बहुत बड़ी तादाद में शिरकत हुई किसानों की भी। मजदूर तो बहुत हिंदुस्तान में फिर भी थे, लेकिन मान लीजिए उसके बाद जब चीन में माओ तक जब तक पहुँचे, तब तक पूरी तरह से वर्किंग क्लास एक तरह से नदारत थी। और शुरुआत का कुछ फेज़ है जिसमें शंघाई वंघाई और कुछ शहरों में थोड़ा बहुत इंडस्ट्री जहाँ थी वहाँ वर्किंग क्लास मूवमेंट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद का जो पूरा फेज़ है, और माओ का कंट्रीब्यूशन इसी में था कि उन्होंने ये समझा कि पेजेंट्री का जो रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है, जो मार्क्स और मार्क्सवाद में तब कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। मतलब ये भी एक दिलचस्प किस्सा है, उस पर अगर आप लोग बाद में सवाल जवाब में बात कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इससे पहले कभी वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। उसका पहला रिकॉग्निशन 1905 में, जब पहली रूसी क्रांति जो फेल हो गई, उस दौर में हुआ, क्योंकि लेनिन ने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में किसान ज़ार के खिलाफ आंदोलन में शरीक हुए हैं, और उन्होंने सीरियसली पहली बार वर्कर पेजेंट यूनिटी का सवाल जो है उसको एजेंडे पे रखा। लेकिन चीन में आते आते, माओ तक आते आते, वो सवाल जो है वो एक तरह से पेजेंट की रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल को लेके उन्होंने बहुत, मतलब खुद भी पेजेंट बैकग्राउंड से आते थे और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सोचा, उसके ऊपर काफ़ी काम किया। तो जो एक मायने में इन लोगों को जो मार्क्सवाद मिला, जिससे इनका रिश्ता बना, वो डायरेक्ट यूरोपियन मार्क्सिज्म नहीं था। यूरोपियन मार्क्सिज्म के ज़ाहिर है उसमें
असर थे, और वो असरात बहुत बाद में और ज़्यादा भौंडे रूप में सामने आए। उसकी वजह कुछ और है। उसकी वजह ये है कि जब बहरहाल ये मैं ख़त्म करूं थोड़ा सा, तो उस पे असर पे आते हैं बाद में। तो इस दौर में जो एक ये फेज़ है, दूसरा है जो हम लोग आप लोग पंजाब वाले तो जानते ही हैं, जो गदर के इन्फ्लुएंस से जो धाराएं बनी। तो वो धाराएं भी 1913-15 के आसपास शुरू होके और उसके बाद आती हैं। तो ये 19 और एक तरह से 1920 तक आते आते उनकी हरकत थोड़ी बहुत इधर दिखाई देने लगती है। तो अगर हम 1925 को डेट मानते हैं, तो उसमें दरअसल एक प्योरली नेशनल हिस्ट्री बनती है। उसमें ये पूरा एक बड़ा ग्लोबल परिदृश्य है, जिसमें गदराइट भी हैं एक तरफ इस्लाम है, और वो तमाम चीज़ें जो उसमें जिसके ज़रिए मार्क्सवाद हिंदुस्तान में आया, वो चीज़ जो है वो उससे गायब हो जाती है। तो मैं यहाँ उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ये इस बात को थोड़ा जोर दे के कहना चाह रहा था कि इसलिए जो शुरुआती दौर देखेंगे और उसका हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा था उससे भी ताल्लुक़ है, क्योंकि 1890 के आसपास जो राष्ट्रवाद का चेहरा उभरने लगा, जिसमें तिलक वगैरह की बहुत अहम भूमिका थी, उसमें दो चीज़ें बहुत साफ हो गई थी। एक तो ये है कि उससे पहले जो अंदर सोशल रिफॉर्म की, समाज सुधार की जो हरकतें हुआ करती थी, उसका जो मूवमेंट हुआ करता था, उसको एक तरह से तिलक और उनके साथियों ने बंद कर दिया और पंडाल वंडाल जलाने की धमकी दी। अम्बेडकर इसको लेके काफ़ी लिखते भी हैं, परेशान भी रहते हैं कि सारे सोशल रिफॉर्म के सवाल जो हैं वो इस हवाले से दबा दिए गए कि इस वक्त हमें राष्ट्रीय एकता चाहिए, और राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जितने भी हमें आपस में बांटने वाले सवाल हैं उनको हम किनारे कर दें। तो उसमें एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि इसके साथ साथ एक बहुत ही हिंदू किस्म का राष्ट्रवाद जो है वो तिलक उधर अपना वो गणपति फेस्टिवल कर रहे थे और इधर गीता रहस्य लिख रहे थे, और वो जो कुछ भी उस दौर का जो गरम दल बना बाद में, लाल बाल पाल, ये गरम दल मूलतः एक मिलिटेंट हिंदू ओरिएंटेशन वाला गरम दल था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान जो शुरुआत में मूवमेंट के साथ आ रहे थे वो कटने शुरू हो गए उसके बाद। और ये भी एक दिलचस्प चीज़ है, 1906 में उसके बाद मुस्लिम लीग बनती है और उसके बाद फिर एक पूरा अलग सिलसिला शुरू होता है। लेकिन मुस्लिम लीग बनने के पीछे का इतिहास जो है वो ये है, 19वीं सदी से मुस्लिम लीग बंगाल में बनी, और 19वीं सदी से के मध्य से ही बंगाल में हिंदू मेले शुरू हो गए थे, और उसके बाद वहाँ तमाम तरह से एक हिंदू जागरण की कोशिश हो रही थी। बंकिम चंद्र अपने उपन्यास में आनंद मठ में एक हिंदू विद्रोह की बात कर रहे थे। तो ऑलरेडी जो है नेशनलिज्म का चेहरा जो है वो हिंदू बनता जा रहा था, अपर कास्ट और हिंदू। और उसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में जो पूरा लेफ्ट मूवमेंट था, अगर आप बंगाल में देखें तो 1920-25 तक ज़्यादातर या तकरीबन एक आध को छोड़ के ज़्यादातर ऑर्गेनाइजर मुस्लिम थे। खुद पंजाब तो खैर था ही था, लेकिन जो पहली कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है ऑल इंडिया, उसमें भी हिंदू 10 में से 5 थे और 5 मुस्लिम और सिख माइनॉरिटीज ज़्यादातर। तो वो दिखाई दे रहा था कि जैसे जैसे मेन स्ट्रीम राष्ट्रवाद जो है वो एक हिंदू चेहरा लेता गया, वैसे वैसे माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको और रास्ते ढूंढने पड़े। तो ये कहीं उसमें लिखा हुआ नहीं था कि ये ऐसा ही होना है, लेकिन वो हमारे लिए इस तरह से बन गया। उसके बनने के पीछे भी एक कॉलोनियल इतिहास है, वो भी थोड़ा सा मैं हल्के से चलते चलते जिक्र कर दूं कि
मैंने आपसे पहले कहा था कि जब वो पहली बार हिसाब करने निकले, लोगों से भारत का इतिहास जानने के लिए निकले, तो उन्हें पता लगा कि यहाँ कोई सीधे से जवाब अपने धर्म के बारे में किसी से आप पूछें तो ज़्यादातर दे नहीं पाते हैं। वो अपने अलग अलग जात बिरादरी वगैरह बताते हैं, वही धर्म था। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने जब सेंसस करना शुरू किया तो सेंसस के टाइम पे ज़रूरी हुआ कि उनका कुछ वर्गीकरण किया जाए। वो वर्गीकरण किसी और आधार पे भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने माना कि ये सब पिछड़े हुए देश हैं, यहाँ धर्म ही सब कुछ है, तो धर्म के आधार पे ही होना चाहिए। तो वो जो वर्गीकरण हुआ उसमें करते हुए ये साफ हो गया कि अच्छा, हिंदू मुस्लिम जो है वो तो बहुत क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुरान है, कुरान को मानने वाले हैं, प्रॉफिट को मानने वाले हैं। बेशक उनमें अलग और सब स्ट्रीम्स हों, लेकिन मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि वो मुसलमान हैं। ईसाई भी आप बता सकते हैं कि कौन ईसाई है, सिख भी आप बता सकते हैं कौन है, हिंदू कौन है ये बताना इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने किया ये कि जो भी बच गए उनको सबको हिंदू वाली कैटेगरी में डाल दिया। तो क्योंकि पहले जो उनके पास जवाब थे उनको अगर आप टेबुलेट करते तो 3000 कॉलम बनने थे, वो कहीं कर नहीं सकते थे आप। तो वो 3000 कॉलम को उन्होंने 6 कॉलम बना दिया। और जितने बचे, आज भी आप देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब हिंदू कोड बिल की बात होती है या अभी ये सब और बहसें चल रही हैं, आज भी हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है हिंदू की। आज भी हिंदू वही है जो ना सिख है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। तो कभी कभी उसमें जैन भी डाल दिए जाते हैं क्योंकि उनको भी वो नहीं है, बौद्ध भी डाल दिए जाते हैं। तो कहीं से कुछ जगहों पे उन्होंने रेजिस्ट किया बौद्धों ने, लेकिन ये है कि मोटा मोटी जो ये परिभाषा बनी, ये जिसे आज 80% कहते हैं कि हम 80% हैं, ये दरअसल कॉलोनियलिज्म की बनाई हुई एक कैटेगरी है जिसमें आज तक ये तय नहीं है कि उसका आधार क्या है। क्योंकि आप हिंदुओं से पूछिएगा तो मतलब बहुत से बहुत एक चीज़ मिलेगी आपको कॉमन, और वो ये जात पात मिलेगी, वो है वर्णाश्रम धर्म। इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। और वर्णाश्रम भी देखिएगा कि अलग अलग जगहों पे जो हिंदू, जिन जो अपने आप को हिंदू आज कहते हैं, बंगाल में शाक्त ट्रेडिशन है, बहुत मजबूत शाक्त और शैवाइट ट्रेडिशन है। तो वहाँ जानवरों की बलि होती है, वहाँ दुर्गा पूजा के टाइम पर भी मीट मछली खाई जाती है। वो इनका वैष्णव धर्म नहीं है। मतलब बंगाल में वैष्णव ट्रेडिशन बहुत मजबूत था, जो चैतन्य के बाद चैतन्य रामकृष्ण वगैरह का। लेकिन वहाँ भी इस तरह का आग्रह नहीं है जो यहाँ पे है, जो इधर के वैष्णवों में है, ख़ास तौर से गुजरात और नॉर्थ इंडिया के। तो इसलिए ये जो चेहरा बना नेशनलिज्म का, इसके पीछे जो पूरा का पूरा एक ताना बाना था, वो कॉलोनियल सेंसस से बनता है। और ये भी दिलचस्प बात है कि 1881 का जब कॉलोनियल बंगाल का पहला सेंसस जो पायलट प्रोजेक्ट था, मतलब उसके बाद फिर ऑल इंडिया सेंसस हुआ, वो जब छपा तो बंगाल के भद्रलोक में खलबली सी मच गई। खलबली इसलिए मच गई कि उन्हें पहली बार पता लगा कि यूनाइटेड बंगाल में मुसलमान 51% हैं और हम 49 ही हैं, जो हम मतलब हिंदू। अब दिलचस्प ये है, ऐसा आप तक क्यों नहीं मालूम था उन्हें? वो इसलिए नहीं मालूम था कि मुसलमान ज़्यादातर किसान था और वो दिखाई नहीं देता था। बंगाल के आप गाँव में चले जाइए तो आप बड़ा मुश्किल है बताना, शक्ल देख के। अब तो बहुत ज़्यादा दाढ़ी वाड़ी, लेकिन यह है कि बोलचाल में, खान पान में, बहुत सी चीज़ों में आपको पता नहीं लगेगा। वो जैसे जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स बनती गई वैसे वैसे वो ज़्यादा फ़र्क जो है वो दोनों तरफ तेज़ होते चले गए। तो लेकिन ये जब खबर सेंसस के ज़रिए निकल के आई और बंगाल के भद्रलोक में खलबली मची, तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। तो एक कर्नल UN मुखर्जी करके हुआ करते थे, जिन्होंने सीरियलाइज्ड एक कई लेख लिखे जो बाद में एक पैम्फलेट के तौर पे छपे, हिंदूज ए डाइंग रेस, कि आज हम लोग
उन 49% रह गए हैं, कल हम लोग और कम होंगे, फिर और कम होंगे, और एक दिन हम लोग गायब हो जाएंगे, इस्लाम बढ़ जाएगा। ये किस्सा जो है ये तब से शुरू है, उससे पहले ये किसी के जहन में नहीं आया था। और वहीं से फिर ब्रिटिश का जो अपना डिवाइड एंड रूल वगैरह होता है कि उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें एक हिस्सा जो है वो मुसलमान प्रधान था, दूसरा हिस्सा जो है वो हिंदू प्रधान था। और वहाँ से आपका जो झंझट शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद जो आंदोलन आपका शुरू हुआ बंगभंग के खिलाफ, उसमें जाहिर है कि हिंदू भद्रलोक यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट में था। तो इस चीज़ की वजह से जो नेशनलिज्म का चेहरा बनता है हमारे यहाँ, वो जो लेनिन से नेशनल लिबरेशन का आइडिया लेके आए थे यहाँ, मैं यहाँ उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी की गलतियों पे और उन सारी चीज़ों पे भी नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ उसकी जो मूल जो उसके सैद्धांतिक पक्ष हैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर उसके टैक्टिक्स वगैरह बात करनी है वो भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका वो ये है कि ये बहुत बड़ा अविवेचित सवाल रहा है, अनथॉट सवाल रहा है कम्युनिस्टों के बीच में नेशनलिज्म का। उसका जो सबसे बड़ा अविवेचित या अनथॉट पक्ष है वो ये है कि एक ज़माने में तो पूरा आइडिया होता था कि प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन इंटरनेशनल होगा और दुनिया भर में एक साथ नहीं भी हो तो दुनिया भर में क्रांति होगी और एक ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके बाद जब उसकी खामियां, उस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नेशनलिज्म की खामियां और दिक्कतें दिखाई देने लगीं, ख़ास तौर से जो पूरा 1942 वाला मामला रहा, पीपल्स वॉर, इम्पीरियलिस्ट वॉर, और उसमें कम्युनिस्ट जिस तरह से अलग थलग पड़ गए, और उसके बाद एक तरह से इन पे जिस तरह से हमला होना शुरू हुआ कि ये इन्हें देश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं, जो सही भी था काफ़ी हद तक, क्योंकि एक तरह से कॉमिंटर्न बनने के और लेनिन की मृत्यु के बाद, लेनिन के गुजर जाने के बाद स्टालिन के दौर में कॉमिंटर्न की पूरी एक बोल्शेवाइजेशन की कोशिश हुई कि दुनिया भर की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों को या पार्टियों को जो उस वक्त सोशलिस्ट भी अपने आप को कहती थी, उनको सबको एक ही सांचे में, बोल्शेविक पार्टी के सांचे में डाल दिया जाए। तो ये इटली में तो ग्रामशी वगैरह ने इसको काफ़ी रेजिस्ट किया, और जगहों पे भी इसका रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे सारी कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो लाइन से कॉमिंटर्न के निर्देशों के हिसाब से अपना कामकाज चलाने लगी, और उसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर जगहों पे कॉमिंटर्न के निर्देश के बिना ये सोचना भी बंद कर दिए। मतलब ये बड़ी हैरत की बात है, आपको उस दौर के थिंकर्स अगर आप देखें, वो चाहे अंबेडकर हैं, चाहे अपने स्तर पे गांधी हैं, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, चाहे वो मोहम्मद इकबाल हैं, इन सब में आपको बड़ी ताजगी मिलती है, कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने स्तर पे सोच रहे हैं। और यहाँ जो है एक तरह का फार्मूला तरीके से बात करने की आदत पड़ गई, हर चीज़ के लिए आपके पास एक फार्मूला है। तो उस सब की वजह से जो रिएक्शन हुआ बाद में, ख़ास तौर से आज़ादी के बाद, जब एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी दोबारा से एक नई सिचुएशन में डेमोक्रेसी, इलेक्शन लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करने के थोड़े दिन के अंदर ही केरल में सरकार बनाने की भी नौबत आ गई 1957 में। तो तब से फिर ये एक सिलसिला शुरू हुआ कि हम लोगों ने नेशनल सवाल जो हैं उनको उस पर तवज्जो नहीं दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, हम लोग नेशनलिज्म की हम सोचते नहीं हैं। अब ये नेशनलिज्म की बात करना जो है ये कितना घातक हुआ है, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप अगर कभी अंबेडकर को पढ़ें तो आपको समझ में आया कितना सीरियस क्रिटिक है नेशनलिज्म का उसमें। हाँ, और तो वो डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, लेकिन वो नेशनलिज्म के बारे में उनको कोई गुमान वो नहीं है, वो पूरी तरह से उनको साफ है कि ये नेशनलिस्ट जो है ये अपर कास्ट हिंदू नेशनलिज्म है।
और इसलिए वो कभी भी नेशनलिज्म को फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। वो कभी भी इस तरह से नहीं लेते हैं कि जो कुछ भी राष्ट्रवाद की ने कह दिया या राष्ट्रवादियों ने कह दिया वो सब सही है अपनी जगह पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, उस पर कभी सोचा नहीं, तवज्जो नहीं दिया, इसलिए आपको उसके बनावट के बारे में, उसके जो तमाम डायमेंशंस हैं उसके बारे में कोई बातचीत करने की नौबत ही नहीं आई। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ कि एक छोटे से, या बहुत छोटा भी नहीं है, एक उदाहरण से मैं आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। सुमेल भाई ने जिक्र किया था कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का होल टाइमर भी था एक ज़माने में, CPIM का। तो मैं ये 70s की बात है। तो बड़ी दर्दनाक कॉन्टेक्स्ट में मेरे सामने ये चीज़ उजागर हुई। CPIM जो 1972 में, जब उनकी मदुराई पार्टी कांग्रेस, शायद 9th कांग्रेस थी, उसमें एक नेशनल क्वेश्चन पे एक दस्तावेज पास किया गया था। और वो दस्तावेज था जिसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि हिंदुस्तान एक मल्टीनेशनल स्टेट है, जिसमें एक नेशनलिटी नहीं है, कई नेशनलिटीज़ हैं। तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन उसका जो कास्ट स्ट्रक्चर है, उसका जो कल्चरल बनावट है, उसमें जिस तरह का हिंदू डोमिनेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको कोई खबर नहीं थी। और वो 1972, लेकिन उसने अपने हिसाब से 1972 का वो डॉक्यूमेंट काफ़ी रेडिकल कहा जा सकता है। हालांकि उसमें भी ये नहीं था कि आप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि आप उसको सिसेशन के स्तर तक ले जाएं, लेकिन बहरहाल उस समझ के चलते 77 में जब वाम मोर्चे की सरकार बनी बंगाल में, तो CPM ने सेंटर स्टेट रिलेशंस का सवाल उठाया, और उसके बाद कई जगह से सेंटर स्टेट रिलेशंस के सवाल जो हैं वो उठने शुरू हुए, रिस्ट्रक्चरिंग का सवाल उठना शुरू हुआ। और बहुत अहम था उस वक्त आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, जिसको लेके भी बातचीत और काफ़ी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि आज भी लगता है कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन में दरअसल वो सारी चीज़ें थीं जो उस दौर में CPIM वाले अपने सेंटर स्टेट रिलेशंस के सवाल के ज़रिए उठा रहे थे। लेकिन बहुत जल्द ही, मतलब 77 में उनकी सरकार बनी, उसके बाद ये शुरू हुआ, और 81 तक आते आते इनके मन में घोर शुबा और शंकाएं जो हैं वो पैदा हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन के सवाल को हटा ही दिया, कि एजेंडे से ही हटा दिया। तो हम लोग उन दिनों नौजवान थे, हम लोगों ने बहुत इसको लेके सवाल उठाए, कई पार्टी कांग्रेस वगैरह में भी अपने अमेंडमेंट कुछ बेवकूफ़ों की तरफ भेजे, ये सोच के कि शायद उस पर कुछ चर्चा होती। बहरहाल जो 1982-83 में आप लोगों को याद हो, उस वक्त NT रामाराव की सरकार को भी बेदखल किया गया, उधर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को किया गया, उसके बाद बड़े बड़े आंदोलन हुए और इंदिरा गांधी को उन्हें दोबारा से बहाल करना पड़ा। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और उस दौर में मैं थोड़ा ये पर्सनल हो रहा है, लेकिन इसका, क्योंकि मेरे सामने जिस तरह से ये सच उजागर हुआ, ये शैटरिंग था, इसलिए मुझे इसको मतलब पर्सनल तजर्बे के तौर पे ही कहना पड़ेगा। तो मैं उन दिनों दिल्ली स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हुआ करता था। हम लोगों ने उस वक्त कुछ पर्चे वर्चे निकाले, जो हमने अपनी एक्टिविस्ट मीटिंग वगैरह करके, और एक कैंपेन तय किया कि इसे हम लोगों को शुरू करना है। जैसे ही बॉडी 4 दिन के लिए रखी थी 3 मूर्ति में, उसके बाद एक बार वो हो गया दाह, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, फिर हम लोग उसमें शामिल होंगे। तो ये पर्चा हमने जानबूझ के पार्टी से अप्रूव नहीं कराया। तो हम लोगों ने उसमें सीधे सीधे लिखा था कि ये सारा जो
एंटी सिख फसाद हुए हैं, इसमें कांग्रेसी लीड भूमिका में थे। जगह जगह पे हाथ में वो वोटर लिस्ट लेके निकल रहे थे और हमने ये चारों तरफ देखा कि किस तरह से ये हुआ है। और एक पर्चा हमने भेज दिया था पार्टी के पास जानकारी के लिए, तो हमारे पास बुलावा आया बाद में, और वो जो मेरे साथ बहस हुई पार्टी नेताओं की, तो हमें यह बताया गया कि आप लोग समझते नहीं हैं दैट द मेजर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन दिस कंट्री कम्स फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, कि ये नेशनलिस्ट बैकलैश है अगेंस्ट इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी। इंदिरा गांधी की हत्या एक इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी थी और ये एक नेशनलिस्ट बैकलैश है। दुनिया देख रही है, उसमें हिंदू सिख फसाद हो रहा है, इन्हें दिखाई दे रहा है इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म का संघर्ष, इन्हें कोई CIA की कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। तो अच्छा, ये चीज़ फिर मैं बाद में और ज़्यादा मैं फॉलोअप के मुझे लगा कि ये शायद हमारे दिल्ली स्टेट नेताओं की कुछ अंडरस्टैंडिंग है या क्या है। तुमने पाया कि उसके बाद BT रणदिवे से लेके तमाम लोग ये जो है ये बात कहते रहे कई दिनों तक। तो यहाँ इंडिविजुअल नेताओं का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल ये है क्योंकि कभी आपने उस राष्ट्रवाद से, उस कौम के उस आइडिया से या कौमियत के उस आइडिया से कभी आपने जिरह नहीं की, आपने कभी उसके बारे में जो सवाल पूछे जाने चाहिए तो वो सवाल कभी पूछे ही नहीं। इसलिए आप, और लगातार वो जो फॉर्मूला वाली बात मैं कह रहा था कि वो एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया कि वो इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है और ये नेशनलिज्म है और उसके बाद इसके बारे में आपको कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये जो नेशन और नेशनलिज्म का आइडिया है ये भी दरअसल यूरोप से ही आयातित आइडिया है क्योंकि वहाँ भी राष्ट्र को एक तरह से एक होमोजेनस कल्चरल एंटिटी के तौर पे देखने की वहीं से रवायत शुरू हुई। अगर आप उससे पहले के यूरोप को देखें तो जो लोग आज जो इटली है, उस इटली में इटालवी भाषा बोलने वाले लोग 3 से 5% हुआ करते थे। फ्रांस में जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो आज का फ्रांस है, उनकी भी तादाद कोई ऐसे 3-5% के आसपास थी। तो बाकी जो ज़बानें बोली जाती थी उन सबको रौंद कर एक ज़बान, एक कल्चर, एक ये बना के एक जो पूरा ताना बाना खड़ा किया गया नेशनलिज्म का, ये आइडिया यहाँ पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से एक आयातित, यूरोप से आयातित आइडिया था, इम्पोर्टेड आइडिया था। तो इससे जो दिक्कतें पैदा होती हैं जाहिर है वो आज तक हमें देखने को मिलती हैं। उसका जो लॉजिकल कल्मिनेशन है कि आप बंगाल में या केरल में जो CPM की हालत है उसको अगर आप देखें तो आजकल उनकी ज़बान इतनी इस्लामोफोबिक हो गई है, उसमें दरअसल उनको कई बार उनके वक्तव्य में और BJP के वक्तव्य में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा हो गया है। वो भी सवाल जो है कि हमारी इस्लाम की समझ क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ जो है, ये जो सुमेल भाई ने शुरू में जिक्र किया था, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो यहाँ पे ब्रिटेन के आने के बाद वो क्रूसेड्स की याददाश्त लेके जो आए और जिस तरह से एक पूरा इस्लाम का डेमोनाइजेशन शुरू हुआ, और हमारे यहाँ जो इस्लाम का हमारा तजुर्बा है, बावजूद इसके कि वो एग्रेशन, ये तो उस ज़माने के में एक नॉर्मल बात थी। वो ऐसे ही निज़ाम बनते थे, वो जंग के ज़रिए ही बनती थी। वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड में हुआ, मांचू डायनेस्टी चीन में बनी। अब वो आज नॉर्मन से और मंचुओं से हिसाब चुकता करना शुरू करें तो उनकी अपनी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो प्री मॉडर्न स्टेट्स हैं वो तो ऐसे ही बनते थे। तो उसको लेके आज आप हिसाब चुकता करेंगे उसका, तो उससे आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के अलावा और क्या कर सकते हैं। या आप इसी से अंदाज़ा लगा के देखिए, आज अगर
चीन में मान लीजिए कि वो ये तय करें कि हमें, आज तो वो अमेरिका से पंगा ले रहे हैं, अगर आज कल को वो ये शुरू कर दें कि हमें पहले तो मंचुओं से हिसाब से वो करना है, चुकता करना है, तो ये तो रेस में कहाँ पिछड़ के रह जाएंगे। तो ये सवाल जो है ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो पूरा यूरोपियन कॉन्सेप्ट्स वाली हम बात कर रहे थे उसमें नेशनलिज्म का एक बहुत की। दूसरा आखिरी जो सवाल मैं इसमें उठाना चाहता हूँ वो है पेजेंट्री और एग्रीकल्चर का सवाल। मार्क्सिज्म में क्लासिकली तो पेजेंट्री का सवाल उठाया ही नहीं गया। 19वीं सदी के आखिर में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़रूर ये उठाने की कोशिश की, तो उस ज़माने में उठाने की नहीं कोशिश की, दरअसल वो जब एक इलेक्टोरल पार्टी बन गए तो जगह जगह पे जब किसान पॉपुलेशंस के साथ, उन लोगों के साथ जब वो जाते थे तो उनकी भी डिमांड सामने आती थी। तो एंगल्स जिंदा थे, बल्कि तब हैरत में डालने वाली आपको बयान मिलेंगे कम्युनिस्टों के, इंक्लूडिंग एंगल्स की वेट किए हुए बयान, जिनमें वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है, किसानों की तो डेस्टिनी है कि वो मजदूर बनेंगे, एग्रीकल्चर खत्म होगा, मजदूर बनेंगे, तब कम्युनिस्टों का काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो तब उन्होंने कॉट्स्की को पूरा एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने को दी, अभी भी मिलती है वो एग्रेरियन कॉट्स्की, कार्ल कॉट्स्की एंड द एग्रेरियन क्वेश्चन। अब जब कॉट्स्की ने एक्चुअली स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें ये समझ में आया कि किसान खत्म तो नहीं हो रहा है, उसकी तादाद बढ़ रही है। तो आपने ख़त्म कर दिया, एक ज़माने में सब इनक्लोजर हो गए, आपने तमाम जगह से ज़मीनें ख़त्म कर दी, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। और भी दिलचस्प बात यह है कि जब 1993-94 के आसपास जब WTO के नेगोशिएशंस अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच रहे थे, उस दौर में इंडोनेशिया और एशियन कुछ और देशों की तरफ, किसानों के संगठनों की तरफ से पहल हुई कि WTO में उन्हें ख़तरा दिखाई दिया कि ये जिस तरीके से ये बहसें चल रही हैं और जिस तरह से WTO बनने की गुंजाइश बन रही है, उसमें किसानों का और किसानी का, खेती का सफाया होने जा रहा है। तो ये 1993-94 में ही जब उधर WTO की कवायदें चल रही थी, उसी दौर में ये पहल शुरू हुई और उसके बाद ला विया कैंपेसिना नाम का ये पहला ग्लोबल किसान संगठन 90s में आके बना। और हाँ नहीं, वो तो हाँ ब्राज़ील में तो वो MST था, लैंडलेस, हाँ लैंडलेस लेबर वाला। तो लेकिन वो है, वो मतलब उसका बेस ब्राज़ीली था। और ला विया कैंपेसिना का, लेकिन उसकी जो शुरुआती कवायद हुई थी वो सारी इंडोनेशिया और एशियन पेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हुई थी। और उसके बाद 2018 में पहली बार UN ने राइट्स डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पेजेंट्स, तो जो पीरियड आप मार्क्सवादी ये समझ रहे थे कि किसानों को ख़त्म हो जाना चाहिए, 2007-8 में, 6-7 में सिंगूर और नंदीग्राम भी हो गया और किसान तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन वो सरकार ख़त्म हो गई वाम मोर्चे की। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो पूरी मार्क्सिज्म की यूरोप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग थी हिस्ट्री के बारे में भी, ये मतलब सिर्फ यूरोप के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती तो अलग बात थी, उससे उन्होंने जो बड़े सैद्धांतिक नतीजे निकाले वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में निकाले। यही दुनिया की नियति है। दुनिया की नियति ये है कि किसानी को ख़त्म होना है, एग्रीकल्चर को ख़त्म होना है, उसकी जगह कैपिटलिज्म आना है, इंडस्ट्री आनी है, वगैरह वगैरह। मैं जहाँ से शुरू किया था कि हमारे सामने वो रास्ता है ही नहीं, लेकिन वो रास्ता जो नहीं है उसकी एक मिसाल ये भी है कि दरअसल वो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो मुंह के बल गिरती है औंधी। और अभी तो हम इसको किसान आंदोलनों के दौर में देख रहे हैं, क्योंकि ये जो इधर हुआ
लाविया कैंपेसिना बनने के बाद और उसके बाद आपके डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पेजेंट्स, यही चीज़ जो है दरअसल अगर आप देखें तो बल्कि मैं कहूँगा जो यही दौर था जब अमेरिका में बिल्कुल उसी तरह से जैसे पंजाब में कोशिश हुई, ये पूरा जो किसान आंदोलन का जो 3 मुख्य मुद्दे थे, जो दरअसल 3 कानून क्या थे, वो पूरा कॉरपोरेटाइजेशन का और एग्री बिजनेस को सौंपने का और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कॉरपोरेट्स को सौंपने का पूरा जो प्लान था, हूबहू वो चीज़ इस दौर में अमेरिका में भी हुई। तो अमेरिका में भी किसान उससे पहले मतलब ख़त्म नहीं हुए थे। ये भी WTO और उसके बाद के दौर का पूरा खेल था। तो अब जो मार्क्सवाद की थ्योरी बनी, उसको दरअसल आप अगर खुद थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिस्ट की बहसें देखें 1960, 70, 80 के आसपास, तो उसमें बहुत साफ हो जाता है कि उनके सामने जो सवाल था, जो परेशान, सारी बहस किस बात को लेके थी, वो सारी बहस चाहे डिपेंडिस्टा वाली थी या और थी, वो ये थी कि कैपिटलिज्म क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ तो कैपिटलिज्म होना चाहिए था, यहाँ तो कैपिटलिज्म हो ही नहीं रहा है। तो उसके तमाम तरह के फिर आपने व्याख्याएं देनी शुरू की कि ये डिपेंडेंट कैपिटलिज्म है या ये डिस्टॉर्टेड कैपिटलिज्म है या कोई लुम्पेन कैपिटलिज्म है या कुछ कुछ। तो हकीकत तो ये है कि 1960 के दशक से ही ये सवाल जो है एक तरह से एजेंडे पे थियोरेटिकली आना शुरू हो गया था कि जिस तरह से आप सोच रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री का विकास, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो होना है, वो दरअसल हो नहीं रहा है। और वो तीसरी दुनिया जिसे आज हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये पिछले 20 सालों में, 15-20 साल में एक नए फेज़ में सामने आती हैं। मेरा अपना ये मानना है कि ये फेज़ वो है जिसमें दरअसल इस वक्त वर्किंग क्लास मूवमेंट्स का सफाया हो चुका है दुनिया भर में। पॉलिटिकली कहीं कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, यूरोप वगैरह में अब भी थोड़ी बहुत वर्किंग क्लास है ऑर्गेनाइज्ड, इसलिए वहाँ ज़्यादा हो रही है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आज आप दुनिया का नक्शा उठा के देखें तो कैपिटलिज्म का मेजर रेजिस्टेंस पेजेंट्री से आ रहा है और आदिवासियों से, इंडिजिनस पॉपुलेशन से आ रहा है। हमारे यहाँ तो है ही है, मतलब वो चाहे आपका अपना किसान आंदोलन रहा हो, लेकिन उससे पहले के भी आप देखेंगे, अभी भी देखेंगे, वेदांता के खिलाफ हो या पॉक्सो के खिलाफ हो या और जगह पे जो कॉरपोरेट टेकओवर के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, वो आदिवासियों के और किसानों के आंदोलन हैं। दुनिया के पैमाने पे अगर आप देखें तो वहाँ भी सिचुएशन यही है। वो चाहे लैटिन अमेरिका के इंडिजिनस आंदोलन और पॉपुलेशंस के आंदोलन को देख लें, जो इवो मोरालेस और बोलिविया की मूवमेंट फॉर सोशलिज्म, ये तो इंडिजिनस पॉपुलेशंस पर आधारित मूवमेंट है, वर्किंग क्लास बेस्ड कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वो जो पुराने ज़माने की वर्किंग क्लास बेस्ड कम्युनिस्ट पार्टियाँ होती थी, वो नहीं है। यही चीज़ जो है ज़ापाटिस्टा आंदोलन पूरा जो है वो आधारित ही है किसानों उस पे, इंडिजिनस पेजेंट्री पे। तो एक तरफ ये नज़ारा है और दूसरी तरफ जो पिछले सालों में कम से कम 20-25 साल में जो रिसर्च सामने आ रही है, उससे एक चीज़ और, एक्चुअली 20-25 साल से ज़्यादा से सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन उसका अभी तक कोई थियोरेटिकल सैद्धांतिक फ्रेम नहीं बन पाया था। तो सवाल ये निकल रहा था कि भाई ये जो आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के साथ, पूंजीवाद सरमायादारी के डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर का खात्मा होगा और इंडस्ट्री बनेगी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ तो हो ही नहीं रही है। लेकिन जो हो रहा है वो ये है कि एक पेजेंट वर्कर या वर्कर पेजेंट टाइप की एक कैटेगरी जो है वो ग्लोबल साउथ में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिनका काम आधा वक्त किसानी में
आधारित है और आधे वक्त जो है वो कभी मजदूरी वजूरी करके उसको सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन पिछले 20 साल में जो चीज़ और ज़्यादा साफ हो गई है, ये पीरियड है जिसमें कि WTO ने कोई कसर नहीं छोड़ी और वर्ल्ड कैपिटलिज्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी है एग्रीकल्चर को ख़त्म करने की, जिसे आजकल स्कॉलर्स रिप्रेजेंटाइजेशन कह रहे हैं। कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल पूरा प्रोसेस जो है वो अब, और पिछले आज की तारीख में भी एक्चुअली अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट नंबर्स में किसानों की तादाद, एग्रीकल्चर पे जुड़े किसानी करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो ये चीज़ जो है ये इससे भी जाके जुड़ती है कि जो रिश्ते थे पुराने एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए, किसानी के साथ जुड़े हुए, वो सिर्फ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन या उस तरीके से हम नहीं समझ सकते। उसका जो पूरा का पूरा एक समाज के साथ रिश्ता होता है, उसके पूरा का पूरा एक कल्चरल, सोशल, सारी डायमेंशंस हैं। तो एक तो उसके साथ सीधा रिश्ता बनता है, और दूसरी चीज़ ये है, इसलिए वो इतना आसान नहीं है। आप उसे ख़त्म करने का मतलब ये है कि आपको जैसे स्टालिन ने किया कलेक्टिवाइजेशन के बाद कि पूरे गिरजाघर और वो सब तोड़ दिए, बंद कर दिए, मतलब आपको फिर उस लेवल पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ गुथी हुई हैं। और दूसरा ये है कि जो उसका इकोनॉमिक्स का स्तर भी है, उसमें भी ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अब पूंजीवाद की जो क्राइसिस कह लीजिए, वो उस तरह की क्राइसिस नहीं है जिससे कि वो एकदम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ये क्राइसिस पिछले कुछ समय से जो मोर और लेस आप कह सकते हैं 90s में से दिखाई देनी शुरू हुई, कि पुराना जो फोर्डिस्ट मॉडल हुआ करता था, बड़ी फैक्ट्रियों का जिसमें बड़े वर्किंग क्लास बड़ी तादाद में शामिल होती थी, वो सब खत्म हो गया। और वो यही कंपनियों ने उसके बाद फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर दी। तो वो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है वो इन छोटे छोटे कारखानों में होती है, जो मीडियम और स्मॉल स्केल हैं। और ज़्यादातर जगहों पर वो इनके साथ लिंकेजेस हैं, इनको सप्लाई करते हैं, लेकिन वो उनका जो कैरेक्टर है वो उस तरह का वर्किंग क्लास वाला नहीं है। उसमें जो मजदूर, क्योंकि और ये भी हुआ है कि वो शिफ्ट हुई हैं वहाँ से। ये बहुत सारे कारखाने जो 90s में डेट्रॉयट में हुआ करते थे, या और अमेरिका के और शहरों में या यूरोप में, वो सब स्वेट शॉप्स बन गए बांग्लादेश में आके या हिंदुस्तान में आके, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। तो वो जो कैरेक्टर है वो उस तरह के वर्किंग क्लास का है नहीं। ये जो वर्कर हैं ये ज़्यादातर अभी भी इनका गांव के साथ रिश्ता और किसानी के साथ रिश्ता है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन इमर्ज करती है, उससे ये सवाल पैदा होता है कि फिर ये जो लीनियर थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में बताई गई, इसके माने क्या है? इसके ऊपर सवाल न सिर्फ उठाने की ज़रूरत है, बल्कि इसको नए सिरे से भी समझने की ज़रूरत है। ऐसी कोई इनएविटेबिलिटी है नहीं, ना कैपिटलिज्म की कोई इनएविटेबिलिटी है और ना ही एग्रीकल्चर के डिस्ट्रक्शन की कोई इनएविटेबिलिटी है। तो इन्हें समझना जो है वो भी आज का एक चैलेंज है कि किस तरह से आप एक नए फ्रेम में इस पूरी चीज़ को रख के देखें। क्योंकि WTO का लॉजिक और उस अर्थ में मार्क्सवाद का लॉजिक एक ही है कि ये तो इनएविटेबल है, इसलिए करना है, इसलिए उसे और ज़्यादा तेज़ करो। वही हमारी सरकारें भी करती हैं, जो सारी ग्लोबल साउथ की सरकारें हैं, उनका भी तरीका यही है करने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों को जो चैलेंज ग्लोबल साउथ में है, और ख़ास तौर से एक आखिरी बात ये कह दूँ कि मतलब इस अर्थ में भी कि आज कैपिटलिज्म के लिए दुनिया
ग्लोबल साउथ की 2/3 आबादी जो है वो रिडंडेंट हो गई है। मतलब उसकी ज़रूरत ना तो लेबर के तौर पे है ना कंज्यूमर के तौर पे है। आप बम मार के उड़ा के आबादियाँ ख़त्म कर दीजिए तो दुनिया कैपिटलिज्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये जो है, इसलिए इसका फ्रेम जो है वो कैपिटलिज्म के बाहर सोचना पड़ेगा। ये किस तरह से हम इसे एक, अगर फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे हैं इसे, अगर आगे के तस्वर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कहाँ पे, इनकी जगह कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, ये सवाल हमारे लिए आज बड़ा हो जाता है, जिसका जवाब ना मार्क्सवाद में है ना यूरोपियन फिलॉसफी में है। शुक्रिया। वो अगर हम मतलब तारीख उसके साथ जुड़ती है कि अगर आपने एक पॉइंट कट ऑफ लिया तो उससे क्या क्या चीज़ें बाहर हो जाती हैं। ये उस लिहाज से मैं उसको रिकंसिडर करने की बात कर रहा था, सीपीएम के लिहाज से नहीं। वो मेरा कतई इरादा नहीं है, और मेरा ये भी पॉइंट नहीं है कि वो क्योंकि ताशकंद में हुआ था इसलिए वो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। मेरा ये है कि उसमें जो ये तमाम ग्लोबल इस्लाम से, गदर मूवमेंट से और जगहों से जो एनर्जीज आ रही थी, जिनके साथ कुछ एनार्किज्म, कुछ मार्क्सिज्म, कुछ और इन्फ्लुएंसेस हमारे यहाँ आए, इन्फ्लुएंस कह लीजिए, जो भी वो विचार आए, वो अगर आपको अपने नैरेटिव में लाना है, अपनी कहानी में लाना है, तो फिर आप उसको 25 से नहीं देख पाएंगे, बल्कि मैं तो उसको 15 ले जा रहा हूँ, 20 भी नहीं ले जा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जब से वो यहाँ से जाना शुरू हुए, उसके बाद उनका एक ग्लोबल, तब तक रूस में इनकलाब नहीं हुआ था, लेकिन जब ये यहाँ से गए उस वक्त ये लोग इस लिहाज से, इस हिसाब से गए थे कि यहाँ से जाएंगे, जो उबैदुल्ला सिंधी के इंस्पिरेशन में गए, कि उन्हें कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ना है। लेकिन वो करते कराते 2 साल बाद इनकलाब भी हो गया, उसके बाद फिर उनमें से कुछ लोग रूस भी पहुँचे, तो वो एक अलग कहानी है जो हम लोग आमतौर पे भूल जाते हैं। तो मैं तो, और गदर का देखेंगे तो और भी पहले जाती है कहानी। तो इसलिए मैं उसको 1920 का आर्गुमेंट नहीं दे रहा था। मैं कह रहा हूँ कि ये तो आर्गुमेंट जो है, इसको मतलब हमें खोलने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ तक पीछे तक जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं, ये था। दूसरे जो आपका पॉइंट है वो तो सही है, अब वो एक अलग बहस का मसला भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सोच दुनिया भर में चल रही है, जिससे कि मेरा भी कुछ इत्तेफाक है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ उनसे, वो ये है कि पुराने ढांचे पे एग्रीकल्चर या किसानी नहीं चल सकती है। वो इसलिए कि उसका क्राइसिस जो है वो कैपिटलिज्म का बनाया हुआ क्राइसिस है, और पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उसका प्राइसेस का वो है, WTO का इंटरवेंशन है। उसके लिए मैंने जो आखिर में हल्के से इशारा किया था कि इसके सारे सोल्यूशन हमें कैपिटलिज्म के बाहर ढूंढने होंगे, ये अपने आप में एक विवाद का सवाल हो सकता है कि कैपिटलिज्म के बाहर कुछ है या नहीं। वेस्टर्न मार्क्सिस्ट मानते हैं देयर इज़ नो आउटसाइड टू कैपिटलिज्म, या देयर इज़ नो आउटसाइड टू मॉडर्निटी। ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनका मैंने कहा कि 2/3 आबादी दुनिया की और शायद 3/4 ग्लोबल साउथ की आबादी है, जो आज अगर आप उनको मतलब बम से उड़ा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तो उसके लिए, उससे कैपिटलिज्म का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ना उनकी श्रम की ज़रूरत है, ना उन्हें कंज्यूमर के हिसाब से उनकी ज़रूरत है। तो ये आउटसाइड नहीं है तो क्या है? और अगर ये है तो इनका रास्ता आगे क्या बनेगा? ये इस वक्त जो सोच चल रही है, मतलब जिससे मैं रिलेट करता हूँ, वो ये है कि एक तरह से कॉमन्स का, जिसे शामिलाती शामिलात कहा जा सकता है, ये अलग अलग लेवल्स पे, एग्रीकल्चर के लेवल पर भी, लेकिन और लेवल्स पर, डिजिटल डोमेन में भी इसकी बात होती है, कोऑपरेटिव्स के तौर पर भी इसकी बात हो रही है कि कॉमन्स क्रिएट करना। तो एक तो कॉमन्स थे पुराने ज़माने के, जो कॉमन ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से जो चीज़
आजकल बात चर्चा में है वो ये है कि एक तरह का कॉमन कोई ऑलरेडी इनहेरिटेड कोई पूरे पुरानी इतिहास की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉमन भी अपने आप में बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जो कॉमन ज़मीन है, जो आपने कास्ट का सवाल उठाया कि उस कॉमन ज़मीन में कॉमन उसमें कुओं में से पानी तक लेने के आज भी दलितों को वो नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो इसलिए वो कॉमन्स उस तरह से कॉमन्स नहीं हो सकते हैं जिस तरह से वो हमें इतिहास में मिले हैं। लेकिन एक कॉमन्स का तस्वुर ये है कि इसको किस तरह से आप नए ख़ास तौर से एग्रो इकोलॉजिकल मॉडल्स के साथ किस तरह से एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके। एक लंबी अलग बहस हो सकती है मतलब सारी बात शायद आज संभव न हो, लेकिन इशारे के तौर पे कह रहा हूँ कि मतलब वो एग्रीकल्चर का रिजुविनेशन जो है वो यहाँ का क्राइसिस देखें ना। अगर हम मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन के ही इलाकों का क्राइसिस देखें, आपका पानी ख़त्म हो गया, आपका पानी जहरीला हो गया, आपकी ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं रह रही है, तमाम तरह की उसमें और प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो इससे हल होने वाली नहीं, प्रोडक्टिविटी के लॉजिक से हल होने वाली नहीं है। तो उसके लिए जिस तरह के एग्रीकल्चर की ज़रूरत है वो उसमें जाहिर है कि बहुत सारी और चीज़ें आनी हैं और बहुत सारे और चीज़ों के साथ या और लाइफ फॉर्म्स के साथ जुड़ के भी वो बनना है। तो एक तो वो मुझे लगता है कि जो मतलब अगर कभी और फुर्सत हो तो हम लोग और तसल्ली से बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो है एक जस्ट इशारे के तौर पर कहना चाह रहा था। कास्ट का सवाल जो है वो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हिसाब में ही नहीं रहा कभी। तो मैंने जो राष्ट्रवाद के बारे में कहा, नेशनलिज्म के बारे में, कि ये एक तरह से अनथॉट था, इसके बारे में कभी इसकी तहों को खोला ही नहीं गया और कभी देखा ही नहीं गया कि इसकी अंदरूनी बनावट है क्या, जो अंबेडकर बहुत साफ साफ देख रहे थे या और जो पिछड़ी जातियों से आने वाले नेता थे वो देख रहे थे। और मुझे लगता है कि वो न देखने की भी वजह एक तरह से ये थी कि अल्टीमेटली यहाँ पे बावजूद सारे और चीज़ों के क्लास का जो वो भी वेस्टर्न मॉडल था, मतलब बेसिकली यूरोपियन मॉडल था कि वो क्लास और क्लास स्ट्रगल वगैरह वगैरह को जिस तरह से हमने सोचा उसके बाहर हम कुछ सोचने को देखने को तैयार नहीं थे। और आज कभी कभी बात होती है लिबरेशन को मैं इसमें थोड़ा अलग मानता हूँ वैसे बाय द वे, क्योंकि मुझे मैं काफ़ी क्लोजली फॉलो भी करता हूँ क्या क्या हो रहा है, और ख़ास तौर से कास्ट को लेके भी जो कुछ बातचीत या जो कुछ कदम इस तरह से उठाए गए हैं, तो लिबरेशन को मैं थोड़ा अलग देख रहा हूँ इसमें। बट मूलतः जो आमतौर पे हमारे यहाँ लेफ्ट का ट्रेडिशन रहा है, मेन स्ट्रीम लेफ्ट का, उसमें क्लास से बाहर सोचने की कोई रवायत ही नहीं थी और ना उसे उठने दिया गया कभी। तो जब भी कभी वो सवाल उठे उसे या तो डिवाइसिव, एक तरह से बिल्कुल जो नेशनलिज्म का रवैया था कि ऐसे सवाल उठाना डिवाइसिव होगा, वही रवैया इनका भी रहा, उसकी वजह से वो कभी उठा ही नहीं। लेकिन इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि वो कास्टिस्ट थे। ये अगर आप देखें उस वक्त की जो कम्युनिस्ट कम्यून्स वगैरह कई जगह पे बने, तमाम तरह के साथी आके रहते थे, हम लोग भी जब मूवमेंट में थे। अब मैं कभी याद करता हूँ और मुझे कई चीज़ें अब 20 साल 30 साल 40 साल बाद समझ में आती हैं कि अच्छा ये कितने साथी हमारे ऐसे थे जो दलित थे, लेकिन कभी वो बात कभी आई ही नहीं हमारे बीच में। आज आती है क्योंकि अब कहीं कहीं वो चीज़ें ऐसे सुराग के तौर पे मतलब आपको समझ में आती हैं कि अच्छा इस बात का शायद ये पृष्ठभूमि थी या ये मतलब था। और जो कम्यून्स में भी रहने वाले लोग थे उसमें तमाम तरह के लोग शामिल होते थे। तो ये सवाल कभी पूछा नहीं जाता था कि आप कौन सी जाति से हैं इसलिए आप कम्यून में आ सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो वो एक मसला है। हालांकि ये भी सही है कि
शुरुआत में मैं 1935 के एक किसान कॉन्फ्रेंस की, बंगाल किसान कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें एक साहब ने कहा कि मैं किसान आंदोलन के दौरान हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में गए, और कॉन्फ्रेंस में जब कार्रवाई में ब्रेक आया और उसके बाद एक साथी ने आके कहा कि खाने के लिए चलिए, तो बोले, तब मुझे लगा ये अपर कास्ट एक्टिविस्ट थे, तो बोले तब मुझे लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इससे मेरा घर वालों को पता लगेगा तो क्या होगा, धर्मभ्रष्ट शब्द नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन कुछ अंदाजा ही, वो उसका आशय ऐसा ही था। लेकिन बहरहाल उनके जो सीनियर कम्युनिस्ट थे उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों की कोई जात नहीं होती है, चलिए खाइए। तो वो बोले मैं खा लिया, और उसके बाद फिर उन लोगों का आना जाना हमारे घर में भी शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर माँ के साथ भी, माँ खाना बना के देती थी उनको वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये टूटी, लेकिन एक शुरुआती रेजिस्टेंस भी था। वो रेजिस्टेंस जो है वो संस्कार ज़्यादा थे, उसमें कोई वो कम्युनिस्ट होने का रेजिस्टेंस नहीं था, वो हिंदू होने का संस्कार था और वो एक तरह से टूटा उससे। तो दो चीज़ों को मेरे ख्याल से अलग करके देखने की ज़रूरत है कि कॉन्शियसली कास्टिस्ट होना एक चीज़ होती है, और कास्ट के सवाल को तवज्जो न देना वो एक दूसरी चीज़ है, जो थ्योरेटिकल कारणों से, सैद्धांतिक कारणों से नहीं दी गई, और कई बार जिद की हद तक नहीं दी गई, उससे नुकसान भी बहुत हुआ। एग्जैक्टली, यस यस यस, वो डिवीजन वाला प्रॉब्लम उसमें भी था। जी जी, हाँ नहीं, अभी 2 सवाल बाकी हैं। हाँ नहीं, ग्रामशी का जिक्र मैंने किया था सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में कि वो जो बोल्शेवाइजेशन वाला जो आइडिया था कॉमिंटन का, तो उस वक्त ये था कि वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इटली का भी नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए, उसको भी पूरे उस बोल्शेविक पार्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार किया जाए, तो उसे रेजिस्ट करने के लिहाज से कह रहा था मैं। लेकिन ग्रामशी को हूबहू नहीं हम यहाँ लागू कर सकते हैं, और ये जो आज की सिचुएशन है इसका तो खैर जवाब ग्रामशी में हो ही नहीं सकता है। मतलब वो हमें अपने पैरों पे खड़े होकर सोचने की ज़रूरत है। जो ये जो चैलेंज है, जो रेजिस्टेंसेस मैं कह रहा था, वो रेजिस्टेंसेस ज़ाहिर है नहीं है, क्योंकि मार्क्स के रेजिस्टेंस का मतलब सोशलिज्म था, और वो सोशलिज्म ऐसे कि जब कैपिटलिज्म बनेगा तो पहले तो ये है कि फ्यूडलिज्म का खात्मा होगा, उसके बाद कैपिटलिज्म बनेगा, उसके बाद फिर तब जाके हमारा नंबर आएगा, हमारा काम उसके बाद शुरू होता है। नहीं, ये मतलब हम लोगों को हंसी भी आती है, लेकिन आप देखिए कि 10 साल की माओइस्ट इंसर्जेंसी के बाद जब प्रचंड नेता बने नेपाल में, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके लोगों को यही अभयदान देते रहे कि भाई आप ये घबराइए नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारा दुश्मन जो है वो कैपिटलिज्म नहीं है, हमारा दुश्मन फ्यूडलिज्म है, हमें आपसे कोई ये जो पूरा तरीका था वो इसी बात पे आधारित है ना, कि आपको लगता है कि भाई अभी तो हमारा पहले हमारा तो हमें तो जनवादी क्रांति पूरी करनी है, उसके बाद फिर जब हमारा काम शुरू होगा। अब वो जनवादी क्रांति करने के लिए आपको पूंजीपतियों की ज़रूरत है, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाथ जोड़ने की ज़रूरत है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की ज़रूरत है। तो वो प्रचंड 10 साल के माओइस्ट इंसर्जेंसी के बाद भी वो भी यही करते हैं। तो इसलिए वो सवाल जो है वो अपने आप में उस तरह का रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। ये रेजिस्टेंस जो है मुझे लगता है इससे अगर तार जुड़ते हैं किसी के, तो वो कुछ हद तक जो ज़पाटिस्टा मूवमेंट की तरफ से हुआ कि भाई आपने अब वो एक एग्रीमेंट के तौर पे एक ऑटोनॉमी क्रिएट करके अब वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तमाम तरह के इगैलिटेरियन फॉर्म्स, उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें और चीज़ें भी हैं। तो ये उस क्लासिक सेंस में तो सोशलिज्म नहीं हो सकता है, ये ऑटोनॉमी की लड़ाई है। मतलब एक तरह से ऑटोनॉमी इस अर्थ में कि
अगर कैपिटलिज्म और मॉडर्निटी के बारे में एक चीज़ कुछ कही जा सकती है तो वो ये है कि जहाँ चीज़ों पर पहले आपका अपना अख्तियार हुआ करता था, अब वो चीज़ें जो है इंक्रीजिंगली हर रोज़ आपके हाथ से निकल रही, कोई और उसको चला रहा है। और वो चलाने का मतलब ये है कि हमारे हाथ में अपनी ज़िंदगी के 99% फैसले जो हैं वो हमारे हाथ से निकल गए बाहर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल बड़ा बन जाता है कि आप उसको ऑटोनॉमी के सवाल के साथ जोड़ें। लोकल ऑटोनॉमी हो सकती है या कम्युनिटीज़ की ऑटोनॉमी हो सकती है। हालांकि कम्युनिटीज़ भी उस अर्थ में मतलब आप उसके भी अंदरूनी संघर्ष होंगे, उसके भी अंदरूनी सवाल होंगे, वो अलग बात है, मतलब वो साथ चलनी चाहिए। और सर आपका एक मिनट, लास्ट सवाल आपका था हाँ हाँ, और वो तो वो एक्चुअली जो जीडीपी का में प्रोपोर्शन का सवाल है वो तो प्रोपोर्शनेट है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ रहा है, उसका जाहिर है ये मतलब नहीं है कि उसका प्रोपोर्शन भी बढ़ रहा है, मतलब वो रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है उसका, और ख़ास तौर से जीडीपी वगैरह के टर्म्स में वो तो कम हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे जीडीपी के बारे में भी मुझे लगता है कि थोड़ा अब तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पे सवाल इवन इकोनॉमिस्ट की तरफ से उठ रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले तक की हालत ये थी, जीडीपी लगता था जैसे वो कोई भगवान है। जीडीपी मतलब हकीकत यह है कि 100 साल से भी ज़्यादा उम्र नहीं है जीडीपी की। उससे पहले जैसे दुनिया चला ही नहीं करती थी, ऐसा एक अंदाज होता था कि भाई जीडीपी कम हो गई आपकी तो क्या होगा। तो अब जीडीपी इससे 100 साल पहले आप जीते नहीं थे क्या? आप खा पी नहीं रहे थे, आप सब कुछ आप हो रहा था। लेकिन ये जीडीपी का हुआ इसलिए हो गया क्योंकि दरअसल इसके साथ चीज़ें ऐसे जोड़ दी गई हैं। और जीडीपी मतलब एक तो ये है कि मतलब उसको एक दुनिया भर का एक कॉम्पिटिटिव वो बना दिया गया है। कैपिटलिज्म का फंडामेंटल चीज़ यही है और उसके बीच में आप होड़ लगाई रही है। लेकिन जो दूसरी चीज़ इसमें है वो ये है कि जीडीपी अपने आप में किसी चीज़ का इंडिकेटर नहीं है। मान लीजिए कि कल आपके यहाँ कुछ अर्थक्वेक में नुकसान हो जाता है, अब आप उसे बिल्ड कर रहे हैं तो वो भी जीडीपी में ऐड करेगा। और कल आप पाकिस्तान पर हमला बोल देते हैं, उससे भी जो आपको कुछ रोजगार मिलेंगे, कुछ इंडस्ट्री बढ़ेगी, कुछ होगा, वो भी जीडीपी में, वो भी जीडीपी है, जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी, आप जंगलात काट देंगे, जंगलात काट के जो है उसे आप फर्नीचर बनाएंगे या कुछ करेंगे तो वो भी जीडीपी बढ़ रही है। तो दरअसल जीडीपी बढ़ना जो है उससे किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगता है हमें कि उस हर यूनिट जीडीपी के बढ़ने के साथ आपकी कितनी हवा जहरीली हो रही है, आपका कितना पानी जहरीला हो रहा है, आपके दुनिया की रिसोर्सेज जो है, दुनिया का एनवायरनमेंट जो है वो कितना बर्बाद हो चुका है, ये जीडीपी में शामिल नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं उससे थोड़ा अलग ये सोच रहा हूँ कि आजकल जो, और इस वक्त मतलब ये बात जो है ये बहुत सारे सीरियस इकोनॉमिस्ट भी करने लगे हैं कि हमें कुछ और इंडेक्सेस की ज़रूरत है। जो कुछ कोशिश पहले हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, लेकिन वो जीडीपी को क्वेश्चन नहीं करते हैं उस तरह से। अभी उसको फंडामेंटली क्वेश्चन करने वाली बात है।